शुरू करने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकेंड, और जिसकी चर्चा हमने कल भी की थी। आज का हमारा जो राजनीतिक विचारक है वो अपने परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इनको हम पढ़ने जा रहे हैं और महात्मा गांधी से संबंधित कुछ हमारे आज पार्ट हैं। शुरुआत तो हम उनके जीवन परिचय से करेंगे और उसके बाद में उनकी जो कृति है और गांधीवाद क्या है। तो गांधी है क्या, क्योंकि गांधी ने स्वयं कहा था कि मैं अपने पीछे कोई भी विचारधारा छोड़ के नहीं जा रहा हूँ, लेकिन गांधी के अनुयायियों ने और दुनिया ने उनको उनकी विचारधारा के नाम पर भी बहुत याद किया है। आज भी हम गांधीवाद को एक बहुत बड़े शस्त्र के रूप में याद करते हैं। तो आज हम कुछ पार्ट पढ़ेंगे। पहले तो पार्ट 1 है गांधीवाद के ऊपर, सत्याग्रह, फिर गांधी के राज संबंधी विचार आएंगे, फिर आदर्श राज्य संबंधी विचार। इसके बाद में फिर पार्ट 3 जाएगा और उनके हैं गांधी के आर्थिक विचार और सामाजिक विचार, और लास्ट में हम पढ़ेंगे गांधी की देन और आलोचना। गांधीवाद की आलोचना भी ज़रूरी है। तो ये कुल हमारे 4 पार्ट हैं। आपको अच्छा लगेगा, आप ध्यान से पढ़ें, अपने विचार मेरे को भेजें, कमेंट्स करें, जिससे हमें भी उत्साह मिले। धन्यवाद। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान पर एक धार्मिक विचारधारा वाले परिवार में हुआ। पिता का नाम करमचंद पोरबंदर राज्य के दीवान थे और माता एक साधु प्रकृति की थी। इन्होंने 1891 में लंदन से पढ़ाई की और वकालत शुरू की और वकालत करने दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका के काले गोरों के भेद और अपने देशवासियों की दयनीय दशा को देखकर उनको तीव्र आघात हुआ और यहीं से उनका सार्वजनिक जीवन प्रारंभ हुआ। सन 1906 से उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी सरकार के एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया और 1914 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। 1918 में ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट के रूप में दमनकारी कानून पास किए जाने और अप्रैल 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास नहीं रहा। इसी समय खिलाफत के प्रश्नों पर भारत का मुसलमान वर्ग भी ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था। इसलिए हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखने वाले महात्मा जी ने इसे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने का उपयुक्त अवसर माना। 1922 के चोरी चोरा कांड से दुखी होकर उन्होंने इस आंदोलन को रोक दिया। सन 1924 में जेल से छूटने पर उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिन का अनशन किया। 1930 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया और 1942 में उन्होंने जीवन के अंतिम अहिंसक संघर्ष भारत छोड़ो आंदोलन का संदेश और करो या मरो का नारा दिया। 1944 में जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने हिंदू मुस्लिम समस्या के हल के लिए प्रत्येक संभव चेष्टा की। ये तो जिन्ना पाकिस्तान के निर्माण की बात पड़े रहे और बाद अंत में भारत का विभाजन हुआ। 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे नामक युवक ने 3 गोलियां दागकर उनके लौकिक शरीर का अंत कर दिया। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने कहा था, आने वाली पीढ़ियां शायद ही विश्वास कर सकेंगी कि उन जैसे हाड़मास का पुतला कभी इस भूमि पर पैदा हुआ था। अब महात्मा गांधी के दर्शन के प्रेरणा स्रोत है तो 2 भागों में है, एक है पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी स्रोतों में सर्वप्रथम उन पर अपनी माता के व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता और पिता की सादगी एवं सदाचार का अमिट प्रभाव पड़ा। श्यामलाल भट्ट द्वारा रचित गुजराती कविता से उनका गहरा लगाव था। यदि कोई तुम्हें पानी पिलावे तो तुमने भी उसे बदले में पानी पिलाया तो उसका कोई महत्व नहीं है। अपकार के बदले उपकार करने में ही खूबी है। श्रीमद् भगवत गीता का प्रभाव उन पर सर्वोपरि था और वे इस ग्रंथ रत्न को आध्यात्मिक संदर्भों की पुस्तक कहा करते थे। उनकी विचारधारा के पश्चिमी स्रोतों में बाइबल विशेषता है, उसका अध्याय पर्वत प्रवचन तथा टॉल्स्टॉय, रस्किन और बोरो की रचनाएं हैं। उन पर रूसी लेखक टॉल्स्टॉय की रचनाओं संक्षिप्त सुसमाचार, गॉस्पेल इन ब्रीफ, क्या करें, व्हाट टू डू तथा स्वर्ग तुम्हारे भीतर है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू ने बहुत प्रभाव डाला। गांधी जी की कृतियों की हम बात करें तो एक तो है हिंद स्वराज, और अपनी आत्मकथा में किया है जिसका नाम बिल्कुल ठीक रूप से सत्य के साथ मेरे प्रयोग है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। उनकी अन्य रचना है शांति और युद्ध में अहिंसा, नॉन वायलेंस इन पीस एंड वार, नैतिक धर्म, एथिकल रिलीजन, सत्याग्रह, सत्य ही ईश्वर है, ट्रुथ इज गॉड, सर्वोदय,
सांप्रदायिक एकता, कम्युनल यूनिटी और अस्पृश्यता निवारण, द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। इसके अतिरिक्त उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र लिखा। भारत में यंग इंडिया, हरिजन नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु आदि पत्रों का संपादन किया। अब गांधी जी की विचारधारा है गांधीवाद। इसके अस्तित्व के बारे में सवाल है तो स्वयं गांधी जी ने 1936 में सांवली सेवा संघ के प्रवचन करते हुए कहा था, गांधीवाद नामक कोई वस्तु नहीं है। मैं अपने बाद कोई संप्रदाय छोड़ना नहीं चाहता। मैं किन्हीं नए सिद्धांतों या किसी मत को चलाने का दावा नहीं करता। मैंने तो केवल अपने ढंग से आधारभूत सच्चाइयों को अपनी नित्य प्रति के जीवन एवं समस्याओं पर लागू करने का प्रयत्न किया है। मैंने जो मत बनाए तथा निष्कर्ष निकाले हैं वे सब अंतिम नहीं हैं। मैं कल ही उन्हें परिवर्तित कर सकता हूँ। दुनिया को सिखाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। सत्य और अहिंसा उतने ही पुरातन है जितने कि पहाड़। मैंने तो केवल इन दोनों को यथासंभव विस्तृत क्षेत्र में प्रयोग करने का प्रयत्न किया है। आप इसे गांधीवाद न कहें, इसमें कोई वाद नहीं है। लेकिन गांधी जी का एक निश्चित जीवन दर्शन था। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जटिलताओं के समाधान के लिए उन्होंने कुछ विशेष सिद्धांत तथा उनकी पद्धति थी। उनके इन सिद्धांतों और उनकी कार्य पद्धति को सामूहिक रूप से गांधीवाद के नाम से पुकारा जाता है। अब गांधीवादी दर्शन का जो प्रभाव है वो है धर्म, सत्य और अहिंसा अथवा राजनीति का आध्यात्मिककरण। तो गांधी के जब हम विचार पढ़ने शुरू करें तो हम जो पढ़ते हैं तो शुरुआत हम करेंगे गांधी के सत्याग्रह के ऊपर। गांधीवादी विचारधारा में सर्वोच्च महत्व सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को प्राप्त है। सत्य और अहिंसा को गांधी जी मनुष्य में अंतर्निहित धार्मिक भाव के विकास के लिए अपरिहार्य समझते थे। इन दोनों का एक अविभाज्य जोड़ा है। गांधी जी के लिए सत्य ईश्वर है और जो व्यक्ति दूसरों को आघात पहुंचाता है सत्य का उल्लंघन करता है। हिंसा सत्य है क्योंकि वह जीवन की एकता और पवित्रता के विरुद्ध है। इसलिए जीवन में अहिंसा का पालन करना सत्य के उपासक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सत्य और अहिंसा को सर्वोत्कृष्ट कहना गांधी जी की कोई मौलिक बात नहीं थी। उनकी देन यह है कि उन्होंने अहिंसा को एक व्यापक अर्थ दिया और एक व्यापक स्तर पर उसका प्रयोग किया। सत्य क्या है, उसके उत्तर में गांधी जी ने कहा था, ये एक कठिन प्रश्न है किंतु स्वयं अपने लिए मैंने इसे हल कर लिया है। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है, पर सत्य को ग्रहण कर उसे व्यक्त करने के लिए अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध अंतरात्मा की वाणी ही सत्य हो सकती है। अंतरात्मा की शुद्धि के लिए साधना की आवश्यकता होती है और यह साधना जीवन में सत्य, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को अपनाकर ही की जा सकती है। गांधी जी का विचार था कि देहधारियों के लिए पूर्ण सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि मानव आत्मशुद्धि के इन साधनों को पूर्ण रूप से नहीं अपना सकता। फिर भी उनका मत था कि उक्त साधना के द्वारा सत्य की ओर उत्तरोत्तर अग्रसर हो सकता है। गांधी जी के मत में केवल सत्य बोलना सत्य के प्रति निष्ठा का प्रमाण नहीं है। सत्यपरायण व्यक्ति मन, वचन और आचरण तीनों से सत्य के प्रति समर्पित रहेगा। मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता और वाणी की निर्मलता व्यक्ति के आचरण की सत्यपरायणता के प्रति के तीन स्पष्ट मापदंड हैं। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि सत्यपरायणता में पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्य के प्रति निष्ठावान व्यक्ति अपने दृष्टिकोण की अपूर्णता को स्वीकार करता है और जब कभी अनुभव करता है कि उसका पक्ष सत्य नहीं था, तब उसमें विनम्रता के साथ अपनी गलती को स्वीकार करने का साहस होता है। अब है अहिंसा। गांधी जी अहिंसा को मानव का प्राकृतिक गुण मानते थे। उनका विचार था कि मनुष्य स्वभावतः अहिंसा प्रिय है तथा वह परिस्थितियों वश ही हिंसावान बनता है। मनुष्य की अहिंसक वृत्ति का ही परिणाम है कि आदिम काल का वह व्यक्ति जो परिस्थितियों वश नरभक्षी के रूप में जीवन व्यतीत करता था, आज का सभ्य और सुसंस्कृत प्राणी बन गया है। इस प्रकार समस्त मानव इतिहास में हम देखते हैं
कि मनुष्य की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है। इसमें संदेह नहीं कि संसार में हिंसा को पूर्ण अनास्तित्व नहीं है। यह संसार में विद्यमान है और कभी कभी अपना रौद्र रूप भी प्रकट करती है, परंतु मानव स्वभाव समाज के विकास का इतिहास यही बताता है कि मनुष्य मूल रूप से अहिंसा प्रिय है और उसकी इस अहिंसक वृत्ति के कारण ही मानव जाति निरंतर बढ़ती जा रही है। इस प्रकार अहिंसा को मानवीय जीवन का सर्वोच्च नियम मानते हुए गांधी जी का यह मत था कि अहिंसा के आधार पर ही एक व्यवस्थित समाज की स्थापना और मानव जीवन की भावी उन्नति संभव है। अहिंसा मानव जीवन की महानतम शक्ति। गांधीवाद की मूल धारणा है कि अहिंसा मानव जाति के पास उपलब्ध महानतम शक्ति है। वे अहिंसा को विश्व के विनाशकारी शस्त्रों के संपूर्ण योग की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावकारी मानते थे। अहिंसा एक जीवन शक्ति है तथा पूरा संसार इस शक्ति द्वारा नियंत्रित एवं संचालित है। गांधीवाद की मूल धारणा यह है कि अहिंसा मानवीय जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति। गांधी जी का विचार है कि हिंसा नहीं वरन अहिंसा ही मानवीय जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अज्ञान, असत्य और क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति हिंसक आचरण को अपना सकता है, लेकिन यह नितांत अस्थायी स्थिति है। विवेक और चेतना के जागृत होने पर यह वह अहिंसा को अपना लेगा। दूसरा है अहिंसा हिंसा की तुलना में अधिक प्रभावकारी। गांधी जी की दृढ़ मान्यता है कि अहिंसा हिंसा की तुलना में नैतिक और व्यवहारिक दोनों ही दृष्टियों में अधिक प्रभावशाली है। हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होती, वह केवल प्रतिहिंसा को जन्म देती है, लेकिन अहिंसा विरोधी के मन मस्तिष्क पर स्थायी विजय दिलाने में समर्थ है। नेक्स्ट है अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है। अहिंसक मार्ग को अपनाकर सफलता प्राप्त करने में समय लग सकता है, लेकिन सफलता सुनिश्चित है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा ऐसा शस्त्र है जिसे कोई भी भौतिक बल झुका नहीं सकता। अहिंसा की शक्ति को संख्या या मात्रा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अहिंसा से आशय। गांधी जी ने 9 मार्च 1930 के यंग इंडिया के अंक में लिखा, पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है। इस प्रकार अहिंसा अपने क्रियात्मक रूप से सभी जीवधारियों के प्रति सद्भावना का नाम है। यह तो विशुद्ध प्रेम है। अनेक मनुष्यों द्वारा यह भ्रमवश अहिंसा का आशय समझ लिया जाता है कि बुराई को ना रोकना या बुराई के सामने झुक जाना ही अहिंसा है, लेकिन अहिंसा किसी भी रूप में किसी भी परिस्थिति में बुराई या अत्याचार को सहन करने या उसके सम्मुख समर्पण करने का आदेश नहीं देती, वरन उसके द्वारा तो बुराई का आध्यात्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध का आदेश दिया गया है। गांधी जी के शब्दों में अहिंसा का तात्पर्य अत्याचारी के प्रति नम्रतापूर्ण समर्पण नहीं है, वरन इसका तात्पर्य अत्याचारी की मनमानी इच्छा का आत्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध करना है। उनका विश्वास था कि मनुष्य समाज की स्थिति में रक्तपूर्ण क्रांति के आधार पर नहीं वरन अहिंसात्मक पद्धति के आधार पर ही सुधार संभव है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर चैतन्य शक्ति होती है और नैतिक प्रभाव द्वारा इस चैतन्य शक्ति को जागृत करके उसका हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। अहिंसा का विचार कोई जड़ सिद्धांत नहीं है, अपितु ये गतिशील नैतिक आस्था है। गांधी जी के लिए अहिंसा आस्था और निष्ठा का विषय है, कोई व्यवहारिक नीति नहीं है। अहिंसा की 3 अवस्थाएं। जागृत अहिंसा, एनलाइटमेंट नॉन वायलेंस। इसे अहिंसा का सर्वोत्कृष्ट रूप कहा जा सकता है। यह साधन संपन्न या बहादुर व्यक्तियों की अहिंसा है। अहिंसा के इस रूप को दुखद आवश्यकताओं के कारण नहीं वरन नैतिक धारणाओं में दृढ़ विश्वास के कारण ही अपनाया जा सकता है। यह व्यक्ति में प्रहार करने की क्षमता रखती है, किंतु वह स्वयं उसका इच्छुक नहीं होता। दूसरा है औचित्यपूर्ण अहिंसा, रीजनेबल नॉन वायलेंस। अहिंसा के इस रूप को जीवन के क्षेत्र में किसी विशेष आवश्यकता के पड़ने पर औचित्यपूर्ण एक नीति के रूप में अपनाया जाता है। यह निर्बल व्यक्तियों की अहिंसा यह ऐसा है व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध होती है। इसमें नैतिक विश्वास के कारण नहीं वरन निर्बलता के कारण ही हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता। फिर भी यदि इसे ईमानदारी, साहस और सावधानी पूर्वक एक नीति के रूप में अपनाया जाए तो इससे कुछ सीमा तक वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। नेक्स्ट है भीरुओं की अहिंसा, नॉन वायलेंस ऑफ द कावर्ड्स। कई बार डरपोक और कायर व्यक्ति भी अहिंसा का दम भरते हैं, किंतु उनकी इस प्रवृत्ति को अहिंसा नहीं वरन डरपोक और कायर व्यक्तियों की
निष्क्रिय हिंसा कहा जाना चाहिए। एक डरपोक संकट का सामना करने की अपेक्षा उससे भाग जाता है, यह नितांत अमानवीय, अप्राकृतिक और असम्मानजनक है। गांधी जी के शब्दों में कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति एक साथ नहीं रह पाते। अहिंसा के सामाजिक और राजनीतिक आयाम। गांधी जी अहिंसा के अनुसार केवल व्यक्ति का सद्गुण नहीं बल्कि सामाजिक जीवन और राजनीतिक व्यवस्था का भी विश्वसनीय आधार मानते हैं। अहिंसा के अंतर्राष्ट्रीय आयाम। गांधी जी के अनुसार अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय जीवन और व्यवस्था का भी विश्वसनीय आधार बन सकती है। अहिंसा के माध्यम से एक न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्वाह किया जाना संभव है। अहिंसा के द्वारा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा है गांधी जी के गांधीवाद को, और नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सत्याग्रह।